हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल एचके एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वॉन थ्यूनेन के एग्रीकल्चर मॉडल के बारे में, या फिर मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, जो किसके द्वारा दिया गया है। आपके जो वॉन थ्यूनेन हुए हैं उन्होंने इसको प्रपाउंड किया है। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन सी एजम्पशंस जो वॉन थ्यूनेन ने उस टाइम क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने इस मॉडल को प्रपाउंड किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं वॉन थ्यूनेन के बारे में। वॉन थ्यूनेन जो है इनको जर्मन समाजशास्त्र माना जाता है, यानी सोशल साइंटिस्ट। साथ साथ इनका जो जन्म है वो 1783 में हुआ। साथ क्या हुआ, 1810 में इन्होंने मैक्लेनबर्ग जो जगह है वहां जाकर क्या क्या एक फार्म खरीदा जिसका नाम क्या था, टेलो फार्म। तो यहां जाके इन्होंने क्या क्या एक टेलो फार्म खरीदा और टेलो फार्म का 1840 तक यानी अपने मृत्यु तक इस फार्म पर ये काम करते रहे। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि इनके मॉडल का जो बेस था वो बेसिकली क्या था, अपना अनुभविक जो विचार था वो था, यानी जो टेलो फार्म पे कृषि की इन्होंने इसी के आधार पर इन्होंने अपना एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल प्रेजेंट किया था। अब हम बात करेंगे कि वॉन थ्यूनेन जो है इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो कब दिया। तो 1826 में इन्होंने अपना एग्रीकल्चर मॉडल रिप्रेजेंट किया था, जिसमें इन्होंने एक लेख लिखा था, द आइसोलेटेड स्टेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी बार यूजीसी नेट हो गया या फिर जीएस के पेपर में पूछ लिया जाता है द आइसोलेटेड स्टेट किस रिलेटेड है, या फिर द आइसोलेटेड स्टेट किसने दिया, द आइसोलेटेड स्टेट जो है वो कब प्रपाउंड किया, द आइसोलेटेड स्टेट क्या है, कब प्रकाशित हुआ। तो 1826 में वॉन थ्यूनेन ने द आइसोलेटेड स्टेट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जो अपना सिद्धांत था एग्रीकल्चर मॉडल, ये इन्होंने इसमें प्रकाशित कराया था। अब इसके लिए क्या किया, जो उन्होंने अपना एग्रीकल्चर मॉडल दिया इसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस रखे। अब ये सिद्धांत जो है कुछ अजम्पशंस पे आधारित था, जिसमें क्या है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मान्यताएं। कुछ मान्यताओं पर ये आधारित था, जिसमें पहली मान्यता क्या थी कि जो आपका जो क्षेत्र होगा या फिर जो एग्रीकल्चर लोकेशन जो होगी वो एकाकी प्रदेश होगा या फिर आइसोलेटेड रीजन। अब इसमें वॉन थ्यूनेन ने क्या बताया कि जो आपका रीजन होगा, यहाँ प्रदेश होगा, वो कैसा होगा, एकाकी होगा, आइसोलेटेड होगा, यानी जो सिटी होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। यहाँ पे इस सिटी के आसपास ही जो सारी रिंग्स हैं अदर जो एक्टिविटीज की, तो वो इसके ही आगे जो रेडियल फॉर्म है या फिर जो अरिय जो आकार है उसमें चलेगी, यानी ये कंसेंट्रिक रिंग्स इन्होंने बताया। लेकिन कंसेंट्रिक रिंग्स में सिर्फ एक ही प्रदेश होगा, जो क्या होगा, वहां का प्रधान नगर होगा या फिर वहां का मेन जो सिटी है वो होगी। बाजार प्रदेश या फिर मार्केट रीजन। अब मार्केट रीजन में इन्होंने क्या बताया है, जितनी भी आपकी रिंग्स होगी, इन सारे रिंग्स में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उन सब के लिए जो आपकी सिटी है वही एकमात्र क्या होगी, मार्केट रिंग होगी या फिर मार्केट रीजन होगा इसका। यानी जो भी प्रोडक्शन इस रीजन में किया जाएगा ये सारा का सारा इस सिटी सेंटर पे लाया जाएगा। और अगर क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन है हमारे पास, तो वो सरप्लस प्रोडक्शन भी क्या होगा, हम दूसरे रीजन में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इसी रीजन में आएगा। तो ये था आपका दूसरी जंक्शन इनकी। तीसरी जंक्शन यहाँ पे ये थी यूनिफॉर्म नेचुरल एनवायरनमेंट, या फिर जो आपका प्राकृतिक जो वातावरण होगा वो भी कैसा होगा, एक रूप होगा, यानी वहाँ की भौगोलिक दशाओं में वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक जैसी होगी, वहाँ की जो सोइल है वो एक जैसी होगी, और वहाँ का जो अर्थ सरफेस है, चाहे वो आपका माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटो एरिया है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, एक जैसी होगी। तो उन्होंने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, वहाँ का एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। मैक्सिमम प्रॉफिट पे आधारित है। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसान का या जो फार्मर है उसका मेन एम क्या होता है, एग्रीकल्चर उगाने का, ज्यादा से ज्यादा वहां से प्रॉफिट लेना, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन करके वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना किसान का यहाँ पे मुख्य ध्येय है। तो ये मानते हैं आपके वॉन थ्यूनेन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब
जानते हैं कि उस टाइम में क्या था कि कोई जो ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो वहां पर एक ही प्रकार के जो परिवहन का साधन था वो था घोड़ा गाड़ी। तो इन्होंने माना कि ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक ही साधन है यहाँ पर, और वो क्या है, आपकी घोड़ा गाड़ी ही रहेगा। प्रोपोर्शनेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर आनुपातिक जो आपका परिवहन व्यय है उसके संबंध में इन्होंने अजम्पशंस क्या लगाई कि जहां तक आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किसी प्रोडक्शन को क्या है, उसका जो सेलिंग प्राइस है उससे कम रहा, तो वहां पर क्या है वो फसल उगाई जाएगी। और जहां पर क्या है आपको कोई भी फसल हो गई या फिर कोई भी प्रोडक्शन लाभ देना बंद कर देगा, तो वहां पर क्या है वो फसल कि जो पेटी है वो खत्म हो जाएगी, वो बेल्ट वहां पे खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और जो आपका प्रोडक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन दोनों में क्या है आनुपातिक संबंध। ये मेन अजम्पशंस थी आपकी जो आपके वॉन थ्यूनेन है इनकी। तो इन्होंने क्या किया कि जो आपका प्रोपोर्शनेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था इसको दिखाने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जिसमें क्या था कि आपका जो सेलिंग प्राइस है और उसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो किस तरीके से एक फार्मर का जो प्रॉफिट है उसको डिसाइड करता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया P इज इक्वल टू V माइनस E प्लस टी। अब यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स या फिर किसान का लाभ है उसको रिप्रेजेंट करता है। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी आपका जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर किसी भी उत्पाद को बनाने की जो लागत है उसको और उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है या फिर यातायात की जो लागत है, उन दोनों को मिलाकर जब मार्केट में सेलिंग प्राइस जो उस प्रोडक्ट का तो उससे माइनस किया जाए तो जो प्लस में लाभ होगा वो फार्मर का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था अपना जिसमें किसको दिखाया गया है, प्रॉफिट को दिखाया गया है फार्मर्स के। तो ये काफी बार आ जाता है आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में, आपके जीएस के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है P इज इक्वल टू सेलिंग माइनस E प्लस टी। ये क्या है आपका प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसके बाद क्या है, T क्या है आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे चलते हैं हम कि जो आपका वॉन थ्यूनेन है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सी बेल्ट कहां तक रहे। ये है आपका इकोनॉमिक रेंट और ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट सेंटर। अब इन्होंने क्या माना वॉन थ्यूनेन ने कि यहाँ पर जहां पर ये काटेगी एक दूसरे को, जैसे ए यहाँ काट रहा है तो ये इसके पैरेलल हम लेके जाए तो ए जो पेटी है वो किसान को कहां तक लाभ दे रही है, जैसे यहाँ पे 5 है, 2.5 किलोमीटर तक लाभ दे रही है, तो ये पेटी कहां तक होनी चाहिए आपकी, 2.5 किलोमीटर तक ही होगी। इसी तरीके से जो आपकी बी जो बेल्ट है ये कहाँ काट रही है, आपकी यहाँ काट रही है, तो ये कहां तक होना चाहिए आपका 3 किलोमीटर तक डिस्टेंस होना चाहिए, तो वहां पर ये लाभ प्राप्त करेगी। इसी तरीके से आपकी जो सी जो बेल्ट है ये कहां तक प्रॉफिट कर रही है आपका, ये यहां तक प्रॉफिट कर रही है, यानी 7 के आसपास, 7 किलोमीटर तक के आसपास प्रॉफिट कर रही है। तो ये बेल्ट कहां तक होनी चाहिए आपकी, 7 किलोमीटर तक होनी चाहिए। जो वॉन थ्यूनेन है उन्होंने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट किया था कि किस तरीके से किसान क्या है लाभ प्राप्त कर सकता है और कौन सी बेल्ट कहां पर शिफ्ट हो जाएगी और कौन सी बेल्ट कहां पर जाकर उसकी सीमा जो है खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उसके एग्रीकल्चर जोन्स की। पहले जोन के बारे में बात करेंगे। तो पहले जोन में वॉन थ्यूनेन ने क्या कहा, या प्रथम पेटी में क्या कहा कि यहाँ पर क्या उगाया जाएगा, साग एवं सब्जी उगाई जाएगी और इसके साथ साथ दूध का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है, ये क्या है आपके जो सेंटर है मेन सिटी का, उसका ये क्या है डेली नीड्स है,
उसकी डेली नीड्स को पूरा करता है। दूसरा क्या है कि ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, अगर इनको हम मार्केट प्लेस से या सेंटर से दूर उगाते हैं तो यहाँ तक लाने में ही क्या है, आपकी जो फसल है या फिर आपका जो प्रोडक्शन है ये खराब हो जाएगा। तो साग सब्जी भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं और दूध भी जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है। तो इसलिए मॉन्थ यूनियन ने क्या कहा कि इसको क्या है, सिटी सेंटर पे या फिर आपकी जो प्रथम पेटी है उस पर इसका उत्पादन किया जाएगा। बात करते हैं सेकंड बेल्ट की। सेकंड बेल्ट में इन्होंने क्या बताया कि किसका उत्पादन होगा, लकड़ी का उत्पादन किया जाएगा। कि फर्स्ट पेटी, सेकंड पेटी में क्या बोला है, लकड़ी का उत्पादन। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या है, घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी का प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता था। इसके साथ साथ क्या है कि लकड़ी को ढोने में, यानी अगर हम बाहर इसका उत्पादन करते हैं इसको यहाँ तक लाने में ही क्या है, जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगा। इसलिए सेकंड बेल्ट में क्या कहा मॉन्थ यूनियन ने कि इसमें का उत्पादन किया जाएगा, लकड़ी का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद थर्ड जो बेल्ट है उसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर अनाज पेटी होगी और ये अनाज पेटी जो होगी या फिर फूड ग्रेन जो ये बेल्ट होगी, इसमें कोई भी फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी खाली भूमि नहीं छोड़ी जाएगी। यानी यहाँ फिर एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद फोर्थ जो बेल्ट है इसमें भी क्या बताया उन्होंने कि इसमें भी क्या है, एग्रीकल्चर की जाएगी, किसकी, अनाज की ही, लेकिन कुछ भूमि क्या है यहाँ पर फैलो छोड़ी जाएगी। या फिर क्या है कि आपकी जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है इस एग्रीकल्चर का जो 14% जो पार्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, फैलो छोड़ा जाएगा या फिर प्रति भूमि वहां पर छोड़ी जाएगी। इसके साथ साथ इस बेल्ट में और क्या किया जाएगा, इस बेल्ट में पशुचारण भी किया जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ बेल्ट। अब फिफ्थ बेल्ट जो है इसमें भी क्या है, आपकी एग्रीकल्चर किसकी होगी, अनाज का ही उत्पादन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 खेत प्रणाली अपनाई जाएगी और यहाँ पर फैलो लैंड अधिक छोड़ी जाएगी। इसके साथ साथ इस बेल्ट में पशुओं का पालन किया जाएगा और इस बेल्ट में पनीर का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पे पशुओं का पालन क्यों कहा गया है, क्यों? क्योंकि पशुओं को यहाँ से सिटी सेंटर ले जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं चाहिए होता है। इसके साथ साथ पनीर जो है वो ज्यादा देर चलने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए क्या है, इस बाहर की बेल्ट में प्रोडक्शन करने के लिए मॉन्थ यूनियन ने सजेशन दिया कि पनीर जो है उसको भी बाहर की बेल्ट में क्या है बनाया जा सकता है और इसको बाद में सिटी सेंटर तक ले जाया जा सकता है। तो ये थी इनकी 5 पेटी। पहली पेटी क्या है आपकी, साग सब्जी या फिर वेजिटेबल्स और दूध की, मिल्क की पेटी। सेकंड पेटी किसकी है आपकी, लकड़ी की पेटी, लकड़ी उत्पादन होगा। थर्ड पेटी में क्या होगा, अनाज का उत्पादन होगा लेकिन कोई भी फैलो लैंड नहीं होगी। फोर्थ जो पेटी है इसमें अनाज का उत्पादन होगा लेकिन यहाँ पे 14% क्या है, फैलो लैंड छोड़ी जाएगी। इसके बाद फिफ्थ जो पेटी खेत प्रणाली होगी और पशुओं का पालन किया जाएगा और पनीर का उत्पादन किया जाएगा। तो ये था मॉन्थ यूनियन का एग्रीकल्चर मॉडल जिसमें 5 कंसेंट्रिक जोन्स दिए गए हैं और हर जोन में अलग जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इसकी आलोचना क्यों हुई है, क्योंकि बाद में मॉन्थ यूनियन ने कुछ खुद भी इसमें बदलाव किए। अब मॉन्थ यूनियन का ये कहना था कि ये जो रिंग्स है ये क्या है, कंसेंट्रिक है। पहला साग सब्जी का, दूसरा लकड़ी का, तीसरा क्या है आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर, उसके बाद क्या है आपका 40% फैलो लैंड छोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे पास्टोरलिज्म होगा, पशुचारण होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पनीर प्रोडक्ट किया जाएगा और क्या है यहाँ पर भी क्या है अनाज उत्पादन पेटी होगी। तो ये थी 5 पेटियां और इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी क्या है आपका ट्रांसपोर्ट मोड बदल जाता है, उन्होंने माना कि अगर कोई रिवर यहाँ से जा रही है तो ये बेल्ट कंसेंट्रिक ना होकर क्या होगा, आपकी रिवर के साथ साथ ही
बदल जाएगी, यानी इस तरीके से इसका आकार हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या माना कि अगर कोई जो आपका प्रधान नगर है या फिर सिटी सेंटर जो है, इसके कंपटीशन में कोई अन्य नगर भी हो या उसका कोई सैटेलाइट टाउन हो, तो वो भी धीरे धीरे क्या है अपनी ओर आकर्षित करता है और इधर की तरफ भी आपकी जो बेल्ट है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती है और उधर भी इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपके कंसेंट्रिक जोन है इसमें क्या है विकृति आ जाती है इसका, या इसका रूप जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि किस किस बात पे इसका क्रिटिसिज्म। सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म में लेंगे फिजिकल फैक्टर। अब वॉन थ्यूनेन ने ये माना कि जितना भी आपका जो भी बेल्ट होगी उस बेल्ट में उसका एनवायरमेंट हो गया, उसकी सोइल प्रोफाइल हो गई या फिर उसका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, हर कोई क्या होगी एक समान होगी। लेकिन फिजिकल फैक्टर्स कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया है रीजन जहां पर फिजिकल फैक्टर्स आपके एक समान होते हो या फिर जहां पर भौगोलिक दशाएं जो हैं वो एक समान होती हो, क्योंकि इनमें क्या है आपका जो टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब में वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहीं हम राजस्थान के पास पहुंचते हैं तो वहां पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो कैसे एक जो पूरी बेल्ट है वो एक कंसेंट्रिक रिंग बन पाएगी अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें। तो इसलिए क्या है फिजिकल फैक्टर्स पर इसकी आलोचना हुई कि सारे जगह भौगोलिक दशा एक जैसी नहीं होती है। इसके बाद इन्होंने क्या लिया ट्रांसपोर्ट मोड। अब इन्होंने क्या कहा कि ट्रांसपोर्ट का एक ही साधन होगा जो क्या होगा आपका घोड़ा गाड़ी होगा। लेकिन क्या है कि एट प्रेजेंट टाइम ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो भी चेंज हो गया है। यानी आज के टाइम में क्या है कि आपके पास एयरवेज है, आपके पास वाटरवेज है, आपके पास रोडवेज है। तो क्या है कि हर तरीके के रास्ते हैं आपके पास अपने प्रोडक्शन को वर्ल्ड मार्केट में बेचने के लिए। तो ये थ्योरी क्या है यहाँ पर भी लागू नहीं हो पाई कि एक ही ट्रांसपोर्ट मोड रखा जा सके। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपका जो बेल्ट होगा वो इन्होंने निर्धारित कर दी, जबकि क्या है किसानों की भी इच्छा इसमें कुछ डिपेंड करती है कि कहां पर क्या बेल्ट होंगे। यानी कोई किसान प्रथम पेटी में अनाज उत्पादन करना चाहता है तो वहां पर क्या है वो बेल्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसान वो प्रॉफिट को नहीं देख रहा है, वो अपने इच्छा को देख रहा है, अपने डिजायर को देख रहा है कि वहां पर उसको क्या उगाना है। एक उन्होंने क्या माना कि सोइल जो है वो उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर क्या है सोइल आपकी क्या है कम फर्टाइल है तो यहाँ पर उस तरीके की एग्रीकल्चर होना शुरू हो जाएगी सिटी सेंटर में, जबकि दूसरी जगह आपकी यहाँ पर क्या है आपकी फर्टाइल सोइल है और यहाँ पर अनफर्टाइल है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो प्रथम पेटी वाले भी हो सकती है, तो इससे भी क्या है वो चेंज हो जाती है बेल्ट आपकी। इसके साथ साथ क्या है कि जितना इजी आपका ट्रांसपोर्ट मोड होगा या जितना चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड होगा तो वो भी डेवलपमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे क्या है अगर यहाँ से कोई रेलवे लाइन जा रही है तो इन रेलवे लाइन के साथ साथ आपका जो बेल्ट है वो इस तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मार्केट की बात हुई। मार्केट के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक ही सिटी सेंटर होगा वही मार्केट होगी, वो कहीं पर अपना सरप्लस प्रोडक्शन जो है उसको बेचने नहीं जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में लागू ही नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी प्रधान मार्केट है और यहाँ पर भी प्रोडक्शन की जो उसको सेलिंग प्राइस जो है वो अच्छा मिल रहा है तो वहां पर किसान इसको ले जाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो बेल्ट है इसके साइड में कोई कंपटीशन में आपका जो अन्य नगर आ जाता है तो आपकी जो बेल्ट्स है ये इसकी तरफ भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, तो आपका जो कंसेंट्रिक रिंग्स है ये क्या है बदल जाती है। वुड्स या फिर लकड़ी को कि घरों को गर्म रखने के लिए उस टाइम क्या है लकड़ी का उत्पादन किया जाता था, इसलिए वो सेकेंड बेल्ट में उत्पादित की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई है तो आज के टाइम में क्या है कि अन्य तरीके भी आ गए हैं घरों को गर्म करने के लिए। तो सेकेंड बेल्ट में जो आपके वुड की जो बेल्ट थी या फिर लकड़ी की जो बेल्ट थी उसकी आवश्यकता आज के टाइम में नहीं है। तो ये सारे इनके क्रिटिसिज्म हुए हैं इन सब बातों पे।
तो ये क्या है, कैसे अप्रोच है, एम्पिरिकल अप्रोच है। आज के टाइम में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पहला ऐसा मॉडल था जो एग्रीकल्चर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो ये था वॉन थ्यूरेन का एग्रीकल्चर मॉडल। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।